क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने अपने 29 लेबर लॉ को हटाकर 4 नए लेबर कोड रिफॉर्म लाए हैं? इससे आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? चलिए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं इंजीनियर अजित। सिविल सर्विसेज और यूपीपीसीएस मेंस लिखने के अनुभव से आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये है क्या। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। ये इंडियन लेबर कोड रिफॉर्म है। ओके, आराम से समझिएगा। इंडियन लेबर कोड रिफॉर्म यानी कि जो लेबर है इसका कोड का जो है ये रिफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो मेन ये है कि ये कोड जो है ये रिफॉर्म हुआ है। ये कोड है क्या? कोड ये है कि जहाँ जुड़ जाएगा कोड, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। यानी कि लेबर कैसे काम करें, कहाँ काम करें, जहाँ काम करें वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करें, उन सबको डिस्कस करने के लिए ये कोड में कोडिफाइड एक रूल्स होते हैं, वो कोडिफाइड होते हैं, उसको हम कोड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें फंडामेंटल्स राइट्स हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडस्ट्री हो गया, फंडामेंटल राइट जो कोडिफाई हो गया वो हमारा कोड आ गया। ठीक है, उस पर रिफॉर्म रिफॉर्म मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करते हैं उसी तरह से हमारा ये रिफॉर्म है। ठीक है, कितना है? 29 29 ओल्ड लॉज स्क्रैप्ड। ठीक है, यानी कि 29 जो पुराने लॉ हैं उसको स्क्रैप्ड किया गया है, यानी कि मान लीजिए उसे खत्म कर दिया गया है ना। और 4 न्यू लॉज इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इन 29 की जगह पे 4 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ना, लागू कर दिया गया है। इम्प्लीमेंटेशन कब से लागू हुआ है? ये है 21/11/2025, यानी 21 नवंबर 2025 से ये हमारा इम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और जो अप्रोच होगा उसका यूपीपीएससी जो मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको हिंदी में भी टेक्स्ट प्रोवाइड किया हूँ, इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया हूँ मैं। ठीक है, और कैसे 250 वर्ड में कैसे मेंस लिखेंगे, है ना, उसका भी मैं आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट में दिया हूँ। प्लीज़ गो थ्रू इट और आप उसको देखिए। ठीक है, ओके। सबसे पहले ये है कि हम ये समझेंगे, ठीक है, कि ये बैकग्राउंड क्या है ना? बैकग्राउंड क्या है इसका? ये जो इंडियन लेबर लॉ है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है? जो इंडियन लेबर लॉ लेबर लॉज है ना, है क्या? इसमें क्या है कि पहले 29 थे, है ना, उनको स्क्रैप करके 4 न्यू इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, ये जो 4 न्यू इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो क्या है? ये है पहला कोड ऑन ऑन वेजेज वेजेस 2019, फर्स्ट वन। सेकंड वन है इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन रिलेशन कोड 2020, है ना। थर्ड वन है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ठीक है, और जो फोर्थ वन है ये है आपका ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कंडीशन कोड 2020, है ना। यानी कि ये जो 4 नए लॉ इंट्रोड्यूस हुए हैं वो हमारा फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। ठीक है, सरकार ने इन्हें सरल, आधुनिक, एकीकृत कराने के लिए 4 लेबर कोड में समाहित किया है। यानी कि ये आपका क्या है? ये हमारा सिंप्लीफाइड किया है, सिंप्लीफाइड, मॉडर्नाइज्ड एंड यूनिफाइड। जो 29 ओल्ड हमारे लॉ हैं उन सबको स्क्रैप करके वो 4 में लेके चला आया है। ठीक है, और किस फॉर्म में? सिंप्लीफाइड, मॉडर्नाइज्ड एंड यूनिफाइड कर दिया है। पारित वर्ष 2019-2020 में ये पारित की बात हुई थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि लागू होने की स्थिति यानी कि इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति क्या है वो समझेंगे। तो सेंटर क्या है कि सेंटर नोटिफाइड तो कर दिया है। ठीक है, कब किया? 21 नवंबर 2025 को, है ना। लेकिन मेनी स्टेट्स एट टू फाइनलाइज रूल, लेकिन अभी बहुत सारे स्टेट हैं जो उनको जिनको फाइनलाइज करना है ना। उसके बाद यानी कि अभी फाइनलाइज नहीं किए हैं, मतलब ये है कि अभी इसका जो फुल इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारा पेंडिंग है। ठीक है, यानी कि अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए। अब ये जो 4 लेबर कोड हैं इनके प्रमुख इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है? इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है? प्रोविजंस क्या है? देखिए, कोड ऑन वेजेस 2019 के बारे में बात हो रही है।
इनमें ये है, ठीक है, कि एक तो आपके मिनिमम वेजेस मिलेंगे, ठीक है? मिनिमम वेजेस मिलेंगे, उसका ये राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बना है, ठीक है? ये जो हमारा नेशनल नेशनल फ्रेमवर्क नेशनल फ्रेमवर्क ऑन मिनिमम मिनिमम वेज, ये हुआ है। इसमें ये है कि मिनिमम वेज यानी कि सपोज़ ₹18,000 हैं, ठीक है? 1 मंथ का मिनिमम वेज ₹18,000 आपको मिलेंगे। तो वो चाहे आप यूपी में काम कीजिए, महाराष्ट्र में काम कीजिए, आंध्र में काम कीजिए, शिमला में कीजिए, कहीं भी कीजिए, वो आपको मिनिमम वेज मिलेगा और इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल यूनिवर्सल मिनिमम वेज भी कहेंगे। ओके, ये है सभी सेक्टरों में, ठीक है? संगठित, असंगठित यानी कि हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेक्टर में लागू होगा। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? जैसे कोई कंपनी है, ठीक है? वो कंपनी जिसके अपना वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, ठीक है? बहुत एम्प्लॉयी काम करते हैं, 300 400 1000 2000 काम करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, वो हो गया। इनफॉर्मल सेक्टर में ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि हमारा स्टार्टअप इंडिया के तहत छोटे एसएमईएस हैं, ठीक है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होंगे, ठीक है? ज़ोमैटो हो गया, ठीक है? स्विगी हो गए, गिग वर्कर्स हो गए, इसमें काम करते हैं, वो सब हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वहाँ पर भी ये लागू होगा, ठीक है? यानी कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं रहा। समय पर और पूरा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना, यानी कि अब क्या है कि 1 मंथ पे आपको पेमेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिले, पहले क्या होता है कि 6-6 महीने काम करते रहिए, सैलरी मिलती नहीं थी, एक ही बार मिलता था, बट ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल पे भी आप काम करेंगे, तो आपको टाइम पे पेमेंट मिलेगा। ये सब रिफॉर्म में है, ठीक है? चलिए, उसके बाद है सेकंड वन, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड इतना, ठीक है? कि अब क्या है कि ये तो हमारे मिनिमम वेजेस के बारे में आ गया, कोड ऑन वेजेस, क्या कर्मचारी को मिलेगा उसमें। अब आ गया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होगा, ठीक है? उसके बारे में। अब इंडस्ट्री के अंदर आप काम करेंगे, तो इंडस्ट्री और आप में क्या रिलेशन रहेगा, उसके बारे में बता रहा है। इसमें यह है कि ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर के नियमों में परिवर्तन किया गया है, ठीक है? इसमें चेंज ये लेके आए हैं, ये चेंज लेके आए हैं क्या? देखिए, पहले यदि 100 से 100 एम्प्लॉयी हैं, कर्मचारी हैं, उनको निकालना है, 100 से कम कर्मचारियों को निकालना है, तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए थे। लेकिन यदि 100 से प्लस, मोर देन 100, ठीक है? 100 से प्लस यदि कर्मचारी आपको निकालने हैं, तब ये क्या है कि गवर्नमेंट अप्रूवल था। गवर्नमेंट अप्रूवल नीडेड नीडेड, ठीक है? बट अब क्या किया है गवर्नमेंट, कहा है कि ऐसा है कि 100 के बदले 300 से अधिक यदि आप निकालेंगे, तब आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? यानी कि इसमें चेंजेस यही हुआ है। पहले 100 से नीचे आप निकाल रहे हैं कर्मचारियों को, तो कोई गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं थी, लेकिन अब 100 से ऊपर आप निकाल रहे थे, तो गवर्नमेंट की अप्रूवल ज़रूरत थी। लेकिन अब क्या है कि 300 से नीचे तक आप एम्प्लॉयी का छँटनी करेंगे, तो गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, और 300 से ऊपर एम्प्लॉयी का छँटनी करेंगे, तब आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, ठीक है? यहीं पे लिखा हुआ है। देखिए, ट्रेड यूनियन की मान्यता को स्पष्ट नियम, ठीक है? पहले क्या था कि जो हमारे ट्रेड यूनियन हैं, ट्रेड यूनियन, ठीक है? ट्रेड यूनियन में एक स्पष्ट क्लियर रूल्स नहीं थे, कोडिफाइड नहीं था वो। लेकिन अब क्या है कि इसको क्या-क्या पावर है, कैसे स्ट्राइक कर सकता है, 14 दिन पहले अब उसको बताना पड़ेगा कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं, हड़ताल करने वाले हैं। तो ये सब सारे नियम क्या है कि इसमें इंक्लूड कर दी गई है, ठीक है? ओके। थर्ड वन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ओएसएच कोड इतना। तो जो ओएसएच कोड है 2020, इसमें ये किया गया है कि एकीकृत सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक, मीन्स ये है कि यूनिफाइड यूनिफाइड सिक्योरिटी यूनिफाइड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हेल्थ, या हेल्थ स्टैंडर्ड जो भी है ना, ये चीज लेके आ गए हैं। यूनिफाइड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि अब सिक्योरिटी, जैसे सपोज एक महिला है ना, उनको नाइट शिफ्ट करने की परमिशन मिल गई है, तो नाइट शिफ्ट पहले भी होती थी उनकी, है ना, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं मिलता था। मतलब मान लीजिए एक वुमेन है, ठीक है, इनको शिफ्ट करना है, मान लीजिए नाइट ड्यूटी जो करना है, तो इसमें क्या हो गया है कि पहले क्या था कि बस नाइट ड्यूटी करना था, नाइट ड्यूटी अर्लियर। लेकिन अब क्या है कि नाइट ड्यूटी ड्यूटी प्लस सिक्योरिटी अब हुआ है नाउ, ठीक है? तो ये जो सिक्योरिटी वाला कंसेप्ट है, ये इसमें इंक्लूड हो गया है, ठीक है? लेकिन अभी भी आप जाएंगे सरकारी अस्पताल में, जहाँ पे जनरली आप देखेंगे कि जो महिला कर्मचारी हैं वो काम करती हैं,
तो क्या वहाँ पे सिक्योरिटी अवेलेबल है? क्या मिल रहा है? आप जाइए और फाइंड आउट कीजिए। तो कुछ रूल्स बनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड कितना होता है, जस्ट वी हैव टू गो थ्रू इट। ओके, नेक्स्ट वन है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। सोशल सिक्योरिटी कोड क्या है? देखिए, जो सोशल सिक्योरिटी कोड है ये आपका है सोशल सिक्योरिटी सिक्योरिटी कोड। ये क्या है? देखिए, इसमें क्या है कि ईपीएफ है ना, ईपीएफ ईपीएफ है। ईपीएफ क्या होता है? ये होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड। ये है। ईएसआई क्या होता है? ये होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। और यदि यहाँ पे सी लग जाएगा तो हो जाएगा कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये हो गया आपका। मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में बात हो रही है। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है आपको पता है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या है, जो फॉर्मल सेक्टर में भी काम कर रहे हैं उनका एएसआई कटता है, उनको उनको बारे में पता है ना। मैटरनिटी बेनिफिट क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट जो होता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 42 संविधान के अनुच्छेद 42 में ये मेंशन है। ठीक है, ग्रेजुटी मिलती है, आदि को एक कोड में लाया गया है। और ये कोड किस कोड में लाया गया है? ये सोशल सिक्योरिटी कोड में लाया गया है। ये सब चीजें सोशल सिक्योरिटी में कवरेज है ना। अब देखिए, एक है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी फर्स्ट टाइम सोशल सिक्योरिटी कवरेज की दिशा में अधिकार मिला है। जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द गिग वर्कर्स। देखो, गिग वर्कर जो होते हैं, आप जनरली आप देखे होंगे, आपको पता होगा कि जो गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स है ना, ये है क्या? गिग वर्कर्स उनको कहा जाता है, जैसे आप नाम सुने होंगे स्विगी, जोमेटो, जोमेटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईटीसी, जो भी सुने होंगे। तो जब आप ऑर्डर देते हैं और वो जो ऑर्डर दिए हैं उसको जो लेके आता है, डिलीवरी देता है, तो जो डिलीवरी बॉयज हैं, चाहे गर्ल हैं, जो भी हैं, जो डिलीवरी बॉय डिलीवर्स हैं, जो बाइक से आते हैं, स्कूटी से आते हैं, जो आते हैं, वो क्या है कि गिग वर्कर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो गिग वर्कर वो जो एक इंडस्ट्री के जो एरिया है, कैंपस है, उसमें काम ना करके बाहर निकलते हैं और रोड पे डोर टू डोर जाके जहाँ पे स्पेसिफिक डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे डिलीवरी पॉइंट करते हैं, उनको गिग वर्कर बोला जाता है। यदि आप इंडस्ट्री के कैंपस के अंदर आप काम कर रहे हैं तो कुछ भी आपके साथ इंसिडेंट होता है, ठीक है, मिसहैपनिंग होती है, तो उसमें जो कंपनी है, कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको ठीक कराएं, है ना, या दुर्घटना कुछ भी हो तो उसको कंपनसेट करें। लेकिन आप बताइए, एक कंपनी रोड पे आप बाइक से जा रहा है बंदा, है ना, बाइक से जा रहा है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मान लीजिए स्विगी या कोई बच्चा है, वो जा रहा है डिलीवरी देने के लिए एक घर में, ठीक है, और यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, तो इसकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? कंपनी प्रोवाइड करेगी। क्यों करेगी भाई कंपनी? वो तो वो कहेगी ठीक है भाई, हमारी कंपनी के अंदर नहीं हो, बाहर हुआ, हो सकता है कि वो किसी और काम से बहाना बना सकता है ना। लेकिन अब सरकार कही कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब क्या है कि आपको जिसका वो लेके जा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। ठीक है, यानी कि इनको भी कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, लेबर कोड रिफॉर्म्स जो हुए हैं उसके हमारे फायदे क्या है प्रोन्स, प्रोस क्या है और कॉन्स क्या है। ठीक है, पहला देखिए आप, इसमें यह है कि जो लेबर कोड रिफॉर्म हुआ है उसके फायदा ये हुआ है कि सिंपली कानूनों का सरलीकरण, यानी कि जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉस। ठीक है, ये 29 को 4 में कर दिया। लीगल कम्प्लेक्सिटी ये हमारा कम हुआ है। ठीक है, भाई जब कम नियम रहेंगे तो लीगल कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएंगे, ज़्यादा रहेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा कम्प्लेक्सिटी। कंप्लायंसेस आसान हुआ है, यानी कि परमिशन लेना, किसी काम को कंपनी खोलना है, ठीक है, इतने एम्प्लॉय चाहिए, हम छोटा स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो वो सब आसान हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ है। अच्छा देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये क्या है कि ये इंडेक्स है। ठीक है, ये क्या होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको रिलीज कौन करता है? रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। 2020 के बाद ये हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आना बंद हो गया है ना? और 2020 में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था इंडिया का, वो था 63 आउट ऑफ 190। ठीक है, जो कि 2015 में आप देखेंगे तो जो इसका इंडेक्स था 142 था आउट ऑफ 190 नेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये है कि पूरा वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में जितने कंट्री हैं, जितने नेशन है, मान लीजिए कि 190 नेशन है ना, उन सबों में इंडस्ट्री के वर्कर्स के
कंडीशन के, एनवायरनमेंट के, ट्रांसपोर्टेशन के, हर चीज़ का पैरामीटर्स होता है। उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग स्कोर दिया जाता है, उनको पॉइंट दिया जाता है। उस पॉइंट से स्कोर बनता है। जो ज़्यादा स्कोर लेके आता है वो टॉप करता है, ठीक है? और जो कम स्कोर लेके आता है वो बॉटम नीचे रहता है। तो मान लीजिए कि नंबर फर्स्ट जो आया होगा, खासकर यूरोप कंट्रीज आते हैं इसमें, ठीक है? तो वहाँ पे बिजनेस करना बहुत आसान है। लेकिन आपको हम बोलेंगे कि नहीं, आप सूडान चले जाइए, सोमालिया चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, तो वहाँ पे बिजनेस करना टफ है। तो उसमें आप देखेंगे 2015 में इंडिया में भी बिजनेस करना टफ था, क्योंकि 190 कंट्री का लिया गया है, 190 देश हैं, उनमें 142वां रैंक इंडिया का है। यानी कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, एकदम नीचे है 142। कितना पीछे था। लेकिन 2020 तक आते आते ये हमारा 63 पोजीशन पे पहुंच गया, है ना? तो ये है। अब इसमें, अब इसके बाद जब ये 29 कोड को स्क्रैप करके 4 न्यू लॉ लेके आए हैं, तो उससे क्या होगा कि एज ऑफ बिजनेस डूइंग और इंप्रूव होगा, ठीक है? ओके। नेक्स्ट है फॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा। फॉर्मलाइजेशन, देखिए एक चीज आप समझिए, कोशिश करूंगा समझाने का मैं। देखिए, एक मान लीजिए इनफॉर्मल है, ठीक है? इनफॉर्मल सेक्टर है मान लीजिए, ठीक है? यदि इसमें आप दे दीजिए यूनिवर्सल मिनिमम वेजेज प्लस सिक्योरिटी, कौन सा सिक्योरिटी? सोशल सिक्योरिटी। तो ये क्या बन जाएगा? इट एक्ट्स लाइक अ फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। जस्ट ये जब इनफॉर्मल सेक्टर है, ठीक है, उसमें यदि मिनिमम वेज दे देंगे आप सोशल सिक्योरिटी, तो वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ बिहेव करने लगेगा, ठीक है? तो उसको ये किया गया जो पहले भी समझाया हुआ आपको मैं, है ना? थर्ड पॉइंट है निवेश और रोजगार में संभावित वृद्धि, ठीक है? इन्वेस्ट जो है हमारा, जब हमारा इन्वेस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्ट और हमारा एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, है ना, में ग्रोथ आएगी, हमारा ग्रोथ करेगा। क्यों? देखिए ऐसे, मान लीजिए हायर करना है एंड फायरिंग करना है, तो नियमों की सरलता से ग्लोबल और डोमेस्टिक निवेश को इंकरेजमेंट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। कैसे? बता रहा हूँ। पहले ये था, जैसे आपको पहले बताया कि 100 एम्प्लॉय का, और अब 300 एम्प्लॉय से अधिक निकालना चाहेंगे तब गवर्नमेंट की अप्रूवल है, तो उसी को आप समझ लीजिएगा, वही है, मेन और कुछ नहीं। नेक्स्ट, एसएमईएस को फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि नई नौकरियों की संभावना बढ़ गई। कैसे? एसएमईएस क्या होता है? ये होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है? स्टार्टअप इंडिया के तहत भी जो आप खोल रहे हैं, स्टार्टअप खोल रहे हैं, तो वो भी हमारा एसएमई के यदि बड़ा सेटअप है तो हमारा आ जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सुरक्षा एवं कल्याण में सुधार। रिफॉर्म किसमें हुआ भाई? रिफॉर्म इस कोड के जो हुआ है, रिफॉर्म है इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड एंड वेलफेयर, ठीक है? जैसे माइग्रेंट वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स, गिग वर्कर्स को पहली बार शामिल किया गया, ठीक है? गिग वर्कर्स के बारे में आपको बता दिया हूं मैं। वुमेन वर्कर के क्या है कि भैया देखो, एक तो मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है? प्लस नाइट ड्यूटी यदि कर रहे हैं आप, नाइट ड्यूटी, तो प्लस इसमें सिक्योरिटी जुड़ जाएगा, ठीक है? ये चीजें। नेक्स्ट, सुरक्षा मानकों का एक रूपता, वो एसएच कोड भी बन गया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, उसमें आप देख लीजिए, है ना? फिफ्थ वन है डिजिटल रजिस्टर से ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल रजिस्टर, ठीक है? इसमें क्या है कि सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस, सिंगल रिटर्न, करप्शन कम होगा, ठीक है? इसमें क्या है कि एक एम्प्लॉई है ना? वो गुजरात में जाता है, बिहार का है, वो गुजरात में जाता है काम करने के लिए, और मान लीजिए कि बजाज इंडस्ट्री में काम करता है, तो वहाँ का एक रजिस्ट्रेशन होगा। फिर वो घर आता है बिहार, ठीक है? फिर उसके बाद उसका मन करता है कि नहीं यार, अब चलेंगे हम आंध्रा में, वहाँ पे कोई कंपनी है, बजाज नहीं है, मान लीजिए वाई कंपनी नाम है, तो वहाँ पे जाएगा तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, अभी क्या किया है कि यही जो सिंगल रजिस्ट्रेशन रहेगा, वो महाराष्ट्र में भी काम करेगा, तमिलनाडु में भी काम करेगा, वो जहाँ जाएगा वहाँ काम करेगा, तो उस पे हो जाएगा। सिंगल लाइसेंस के बारे में बात करेंगे, तो जो सिंगल लाइसेंस है वो भी ऑल ओवर द इंडिया चलेगा, और सिंगल रिटर्न, ठीक है? जिस प्रकार से हमारा इनकम टैक्स टैक्स रिटर्न के बारे में होता है, उसी तरह से ये भी चलेगा। तो जब ये सब चीज़ें सिंगल हो जाएंगी तो करप्शन कम हो जाएगा। अच्छा, सिंगल 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 से एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है। देखिए, अभी जो गवर्नमेंट है ना, प्रेजेंट गवर्नमेंट, इनका यह है कि हर एक चीज़ वन होना चाहिए। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है? और जब मेंस कॉपी लिखें आप, तो उसमें ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। फिर वन नेशन वन पेंशन,
वन पेंशन, वन नेशन, वन नेशन, तो वन राशन कार्ड भी होना चाहिए, राशन कार्ड, ठीक है। यदि कोई एम्प्लॉई है यदि बिहार का है, यदि गुजरात में काम करना चाह रहा कर रहा है वो, तो उसको यदि एलिजिबल है बिहार में राशन पाने के लिए, तो भैया बार-बार बिहार में हर महीने आके 15 दिन पे जो भी थंब लगा के राशन नहीं लेगा, बल्कि वो जहाँ पे रह रहा है उसी राशन कार्ड पे वहाँ पर भी वो राशन लेके अपना काम चलाएगा, ठीक है? ये चीज़ है। उसके बाद 4th वन है, आप देखेंगे कि लेबर कोड रिफॉर्म के नुकसान क्या हैं? क्या कौन से? फ़ायदे होंगे तो नुकसान भी चलेंगे हमारे, क्या-क्या हैं? वर्कर्स के अधिकारों के क्षरण का आरोप है। जो वर्कर्स हैं, ठीक है? तो वर्कर्स के जो डेमोक्रेटिक जो फंडामेंटल्स राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल ये 14 टू 32 ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ना? ठीक है। तो इनके जो अधिकारों का है उसका चरण का आरोप लग रहा है। क्यों भाई? अब एक हायरिंग फायरिंग का सिस्टम है, कभी किसी को ले लिए, कभी किसी को निकाल दीजिए। अब तो नंबर भी बढ़ गए हैं कि पहले 100 तक निकालते थे, 100 से ऊपर निकालते तो गवर्नमेंट का परमिशन लगता था, अब 300 के ऊपर कहीं जाएँगे तब लगेगा, तो नुकसान तो है। अब देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में 300 कर्मचारियों तक ले आओ, जॉब इंसिक्योरिटी बढ़ने की आशंका, ठीक है। दूसरा है यूनियन की बार्गेनिंग पावर कमजोर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा देखिए, अब जब यूनियन की बार्गेनिंग पावर कमजोर हो जाएगी, ठीक है, तो क्या अपनी वो बात सही से रख पाएँगे? इंडस्ट्री से अपना बात मनवा पाएँगे वो? नहीं मनवा पाएँगे, तो उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए कि 14 दिन का नोटिस पहले उनको देना पड़ेगा, यदि स्ट्राइक करना है तो पहले 14 दिन पहले आप कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए, कि भैया हमें ये प्रॉब्लम है, हम इस मुद्दे पे हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, आप कुछ कीजिए। तब तक हो सकता है कंपनी 14 दिन बहुत टाइम होता है, उसमें कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे लेके आएगी, कि शायद जो ज़्यादा विरोध कर रहा है उसको निकाल भी सकती है वो, ठीक है। आगे सोशल सिक्योरिटी का खर्च बढ़ना, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सिर्फ एम्प्लॉयी की बात नहीं आ रही है, एम्प्लॉयी को तो नुकसान होगा ही होगा। जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उसको भी कहीं न नुकसान है। वो भी किसको नुकसान है? जो हमारे छोटे उद्योग हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जिनका ओवरटर्न कम है ना? उनको नुकसान है। क्यों? क्योंकि जो ईपीएफ, एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड, एएसआई, इंश्योरेंस, ठीक है? और जो कंप्लायंस है, परमिशन का बोझ क्या होता है कि बढ़ सकता है। तो वो सरकार का भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा, कंपनी का भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन कंपनी का भी तो कुछ जा रहा है। पहले छोटे इंडस्ट्रीज़ थे, उनको नहीं देना था, इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन खास नहीं था। इन्फॉर्मल सेक्टर वाली बात है, कुछ नहीं था। लेकिन अब क्या है कि ये फॉर्मल सेक्टर की तरफ बिहेव करेंगे, तो इनको पेमेंट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो उसका बेनिफिट, प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। गिग वर्कर के लिए प्रोविज़न जो है वो अस्पष्ट है। जो गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए आप बना तो दिए हैं कि ठीक है सोशल सिक्योरिटी उनको देना है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी देने में किसका रोल रहेगा? कंपनी का रहेगा तो कितना रोल रहेगा? गवर्नमेंट का कितना रोल रहेगा? ठीक है? तो ये सब चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। तो इससे ये है कि सोशल सिक्योरिटी का वादा है, पर फंड, कंट्रीब्यूशन, कवरेज अभी अस्पष्ट है और इम्प्लीमेंटेशन स्लो है। आप सोशल सिक्योरिटी का तो वादा कर दिए, ठीक है भैया, कोडिफाई भी कर दिए, गुड। लेकिन अभी ये फंड कहाँ से आएगा? कंट्रीब्यूशन किसका-किसका रहेगा? कवरेज कितने लोगों को कैसे दिया जाएगा? वो अभी क्लियर नहीं है, ठीक है? और तो जब ये सब चीज़ें नहीं है, फिर स्टेट पे भी डिपेंड करता है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन लागू करना भी अभी स्लो है, ठीक है? स्टेट द्वारा अलग-अलग नियम, ठीक है? साउथ के जो स्टेट्स हैं, उनका अपने एम्प्लॉयी के प्रति कितना वेलफेयर नेचर आता है, ठीक है? और महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में क्या है कि बिहार के लोगों को निकालने की मुहिम चलते हैं वहाँ पे, है ना? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो अलग-अलग नियम है, तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन में बाधा होंगी। तो उससे क्या हो गया कि हमारा यूनिफ़ॉर्मिटी में बाधा आएगी। यानी कि वन नेशन, वन इलेक्शन की तरह यहाँ पे वन नेशन, वन यूनिवर्सल मिनिमम वेज नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम होगी इसमें, ठीक है? ओके। अब देखिए यूपीएससी मेंस के लिए की एनालिटिकल पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इनसे पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिए, अभी जब लेबर लॉ की हम बात करते हैं, ठीक है? लेबर लॉ के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग है, समझिए। ये लेबर लॉ है, लेबर लॉ रिफॉर्म्स। ये लेबर लॉ लेके आया कौन था? जब लेबर लॉ के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जब लेबर लॉ के बारे में आप बात करेंगे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में सीधे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अम्बेडकर साहब का नाम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे थे लेबर मेंबर। क्या थे ये? ये थे लेबर मेंबर। लेबर मेंबर कहाँ थे? लेबर मेंबर इन एग्जीक्यूटिव, ये हमारा वायसराय का था, वायसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। कब से? 1942 से 1946 तक ये हमारे थे। उस समय वायसराय कौन रहा होगा? लिनलिथ टैगोर रहे होंगे और बॉवेल।
दोनों का टर्म्स था। जब ये लेबर मेंबर थे, तो उस समय जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या क्या करते थे वो, कि 14 घंटे इंडियन से काम लेते थे। एक दिन में 14 घंटे काम करने हैं। तो अंबेडकर साहब बोले कि भैया ऐसा है कि 14 जो घंटे काम करा रहे हैं, आप इसको बस 8 घंटे काम करना है। इन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट किया, लॉ लेके आए, और जो 14 घंटे की जगह पे उन्होंने 8 घंटे, ठीक है, इम्प्लीमेंट कराया इंडिया में काम करने का। वही 8 घंटे अभी तक चल रहा है। अभी जो गवर्नमेंट कही है कि भैया हम 12 घंटे काम कराएँगे, गवर्नमेंट लेके आई है। लेकिन इसको गलत तरीके से समझना भी नहीं है, जो पॉइंट है लॉजिकल समझना है उसे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि 12 घंटे, लेकिन उसने ऑप्शन दिया है। आप ऑप्शन ये दिया है कि आपको मान लीजिए, मानना नहीं है ये है कि 48 आवर्स, 48 घंटे पर वीक, एक सप्ताह में कम से कम 48 घंटे आपको काम करने हैं। ये कैसे कर सकते हैं? या तो आप 12 घंटे कीजिए और 4 दिन कीजिए, तो 48 घंटे हो जाएँगे, खत्म, फिर छुट्टी आपका। 6 दिन काम करना होता है, 2 दिन छुट्टी मारिए। या 8 घंटे कीजिए और 6 दिन, ठीक है? तब फिर भी 48 हो गया। एक और ऑप्शन रखा है कि आप 10 घंटे भी कीजिए, लेकिन 5 दिन कीजिए, ठीक है? ये 50 होता है, तो एप्रॉक्स 48, इतना 5 दिन कीजिए, फिर छुट्टी मारिए, ठीक है? तो ये हमारी क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जिस हिसाब से करना चाहते हैं आप कर लीजिए। ये हमारा 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, ओके? लेकिन बाबा साहब ने 8 घंटे का लेके आए थे, ओके? अब एक चीज़ और आप समझिए कि ये जब बाबा साहब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो अम्बेडकर साहब ने क्या किया था कि इन्होंने लेबर रिफॉर्म लेके आए थे। लेबर रिफॉर्म फॉर्म्स लेके आए थे। कौन-कौन से? फर्स्ट, एक हमारे लेके आए थे आप, मैटर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, आर्टिकल 42, ठीक है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल भी आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है? सेकंड लेके आए थे इक्वल पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन, यही लेके आए थे। तीसरा है आपका स्ट्रेंथनिंग ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन, कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनका एक संगठन होता है, तो उसका एक लीडर होता है, तो उस ट्रेड यूनियन का जो है उसको इन्होंने ट्रेड यूनियन को स्ट्रेंथ किया था, मजबूत बनाया था, जो कि अब जो गवर्नमेंट है इसको कमजोर कर रही है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि अब आप समझिए कि इस समय का जो दौर है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो इसमें क्या हो जाएगा? यही है आपका यूनिवर्सल यूनिवर्सल मिनिमम मिनिमम वेज, यही कंसेप्ट हो गया ना। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वो गवर्नमेंट हमारे लेके आई है अभी, और उस पर कर रहा है कि ठीक है भैया, आपको 6 मंथ की छुट्टी मिलेगी, वुमेन नाइट ड्यूटी करेंगी, तो सिक्योरिटी के साथ करेंगी। लेकिन इसमें जो है स्ट्रेंथिंग ट्रेड यूनियन में गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा डिग्रेड किया है, ठीक है? ये चीज़ है, ओके। आइए हम चलेंगे उनके लिए कि जो यूपीपीसीएस का मेंस लिखने जा रहे हैं, और यूपीएससी का भी, तो उनके लिए पॉइंट हो सकता है कि चलिए भाई, ये हमारा यूपीएससी मेंस के लिए की एनालिटिकल पॉइंट क्या है। पहला, लेबर कोड रिफॉर्म, लेबर कोड और लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी है वर्सेस लेबर वेलफेयर का बैलेंसिंग एक्ट है। मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखिए, जो ओपोजिशन कहता है, ओपोजिशन कह रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये कॉरपोरेट फ्रेंडली बट वर्कर्स अनफ्रेंडली, ये ओपोजिशन कह रही है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो लेबर कोड और लेबर मार्केट में जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है ना? कि ठीक है, कि आप 300 से ऊपर यदि कर्मचारी निकालना चाहेंगे तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है? ओके। दूसरी बात है कि आपको लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है, नाइट ड्यूटी की बात हो रही है, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो इनके लिए क्या है कि एक बैलेंस एक्ट है, बैलेंसिंग एक्ट है, दोनों को बैलेंस कर रहा है, ठीक है? यानी कि कंपनी पे भी कुछ बर्डन पड़ रहा है, तो कुछ वर्कर्स पे भी पड़ रहा है, ठीक है? कुछ बेनिफिट वर्कर्स का भी है, तो कुछ बेनिफिट कंपनी का भी है, कुछ लॉस वर्कर का है, तो कुछ लॉस इनका भी है, यानी कि बैलेंसिंग एक्ट बन रहा है, ठीक है? सेकंड है, भारत के 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है, यानी कोर्स फॉर्मलाइजेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आप देखेंगे कि जो हमारे फॉर्मल सेक्टर में बस 10% हमारे लोग हैं, लेकिन इसमें जो 90% वर्कफोर्स हमारा इनफॉर्मल है, ये डाटा है, फैक्ट है। तो जब इनफॉर्मल सेक्टर को भी आप मिनिमम वेज और प्लस सोशल सिक्योरिटी देंगे, तो ये भी तो फॉर्मल की तरह काम करना शुरू करेंगे,
ठीक है, तो ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए प्रेडिक्टेबल लेबर रिजीम आवश्यक है, और जो हमारा रिफॉर्म है वो एफडीआई सपोर्टिव। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट, फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमारा ये है प्रेडिक्टेबल लेबर रिजीम। इसका मतलब ये है कि आप ये देखेंगे कि इंडिया में जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया है ना, यहाँ पे इंडस्ट्रीज हमारे ज़्यादा हैं, है ना, गुजरात में, महाराष्ट्र में, ठीक है, उसके बाद उड़ीसा में आप देख लेंगे, तमिलनाडु में, आंध्रा में, केरला में, इधर हमारी इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यूपी में हो गया, एमपी हो गया, इधर जो है जोन, इसमें इंडस्ट्री क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लेबर रिजीम और यहाँ पे जो कोस्टल एरिया बेनिफिट, ठीक है, एनवायरमेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट टुवर्ड्स कंपनीज, ठीक है, और अट्रैक्ट करती है यहाँ की जो एनवायरमेंट है, ये सब चीज़ें एफडीआई को अट्रैक्ट करती हैं, जो कि ये चीज़ें हमारे नॉर्थ इंडिया इधर नहीं हो पाता है, तो ये मेन प्रॉब्लम है। तो इससे जो हमारा जो इन्वेस्टर्स आएंगे, विदेशी आएंगे और इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो वो प्रेडिक्ट कर लेंगे, वो जज कर लेंगे कि हाँ भैया कहाँ पे हमें इंडस्ट्री लगाना अच्छा रहेगा, और वहीं पे जाके वो लगाएंगे। वो चाहे यूपी में, अभी यूपी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है एफडीआई के लिए, तो लोग इधर भी आ रहे हैं। ओके, फोर्थ है, परंतु वर्कर्स की सुरक्षा और सोशल सिक्योरिटी को मजबूत किए बिना रिफॉर्म सस्टेनेबल नहीं माने जा सकते। बिल्कुल अच्छी बात है, ये सब कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन ही रियल गेम चेंजर होगा, स्टेट रूल्स न बनाने से डिले हुआ है। देखिए, एक्चुअली क्या है, रिफॉर्म आप लेके आए हैं, आप रिफॉर्म्स लेके आए हैं। रिफॉर्म्स कहाँ कहाँ, इंडस्ट्री में भी लेके आए हैं, इंडस्ट्रीज में भी लेके आए हैं, और वर्कर्स के लिए भी लेके आए हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज को भी कुछ पावर दिए हैं, कुछ पावर दिए हैं, और वर्कर्स को भी वेलफेयर पावर दिए, पावर दिए, इन दोनों को आप दिए हैं। लेकिन ये रिफॉर्म तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, इनको भी पावर दे दिए हैं, निकाल सकते हैं, हायर कर सकते हैं, इनको भी दे दिए हैं, सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, मिनिमम वेजेस मिलेंगे, छुट्टी मिलेगी, सब दे दिए। लेकिन इसका मेन है कि इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, क्योंकि जो ये इम्प्लीमेंटेशन है किसके द्वारा होगा, बाई स्टेट्स, और ये इम्प्लीमेंटेशन ही रिफॉर्म का गेम चेंजर होगा, गेम चेंजर होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, जो मेंस लिखेंगे तो उनका कंक्लूजन क्या होगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, कि इंडियन गवर्नमेंट 29 ओल्ड लॉ स्क्रैप किया है फॉर, या इंडियन गवर्नमेंट जो हमारा लेबर लॉ रिफॉर्म किया है ना, तो उससे क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में इसके क्या एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, उसको डिस्कस कीजिए। तो उस केस में आपको क्या है कि आपको लिखने पड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आंसर राइटिंग में एक तो बॉडी, इंट्रो, इंट्रो होगा, बॉडी होगा, और फिर आपका कंक्लूजन, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब क्या है कंक्लूजन में, आप ये समझिए कंक्लूजन ये होता है कि उसमें आप ना बैलेंसिंग बना के लिखिए, है ना, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव और बैलेंस, ठीक है। और इंट्रो में कुछ नहीं होता, इंट्रो में क्या करना है कि आपको कि कोई भी लेबर कुछ भी है उसके बारे में डिफाइन कीजिए कि है क्या, जैसे ऐसे लिखेंगे आप, या ये आपका इंट्रो है, इंट्रो है। भारत में श्रम कानून लंबे समय से जटिल, बहुस्तरीय और अनुपालन में कठिन माने जाते रहे हैं। इसी चुनौती को संबोधित करने के लिए सरकार ने 29 अलग अलग श्रम कानूनों को समेकित कर 4 प्रमुख श्रम इतना इसमें 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 अधिनियमित किया है। ठीक है, इनका उद्देश्य श्रम बाजार को सस्ता, पारदर्शी, आधुनिक बनाना है, साथ ही निवेश और रोजगार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। बस इतना ही इंट्रो लिखेंगे आप, है ना। अब आइए बॉडी पार्ट में, पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये हमारा बॉडी पार्ट होंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। इन सुधारों के महत्वपूर्ण लाभों में लाभों में लाभ आ गया ना, कानूनों का सरलीकरण, एकीकृत अनुपालन, यूनिवर्सल मिनिमम वेज, माइग्रेंट और गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाने जैसी पहल शामिल है। यह औपचारिकरण को बढ़ावा देता है और छोटे एवं मध्यम उद्योगों को हायरिंग फायरिंग में लचीलापन देकर आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त डिजिटल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सेफ्टी नॉर्म्स की एक रूपता श्रम प्रशासन को अधिक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी बनाते हैं। ठीक है, निगेटिव में क्या हो गया, निगेटिव में ये होगा कि हालांकि हाउएवर श्रम संहिताओं पर आलोचनाएं भी हैं, ये नेगेटिव आलोचना, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म है क्या, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत 300 कर्मचारियों तक उद्योगों को रिट्रेचमेंट छटनी की अनुमति देने से श्रमिकों की नौकरी सुरक्षा घटने की आशंका है। यूनियनों की सामूहिक सौदेबाजी शक्ति कमजोर पड़ सकती है, जबकि गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र का ढांचा अभी स्पष्ट नहीं है। राज्यों द्वारा नियमों के निर्माण में देरी भी इन कोड से प्रभावी क्रियान्वयन को बंद करती है। ठीक है, जो पहले उसको कैसे लिखना है बस आप लिख लीजिए। कंक्लूजन, कंक्लूजन, भारतीय श्रम सुधार आर्थिक दक्षता और श्रमिक कल्याण दोनों के संतुलन प्रयास है, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड अप्रोच। ठीक है,
इनकी वास्तविक सफलता का कार्यान्वयन श्रमिकों के संरक्षण, उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता, इन तीनों के समय पर निर्भर करेगी। ठीक है, इसी को इंग्लिश में है ना। ये आपका इंट्रो हो जाएगा, इंट्रो पार्ट, है ना। India's labor regulatory framework had long been criticized for its fragmentation, rigidity, compliance burden. To address these concerns, the government consolidated 29 central labor law into 4 comprehensive labor code. और इसको पूरा जो है आप लिख देंगे। Together, the aim क्या है? To simplify labor regulation, improve ease of doing business, and promote a more predictable labor market. तो खत्म। इसमें भी लिख सकते हैं कि ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था? 21 नवंबर 2025। इंक्लूड कर दीजिए, इंट्रो हो गया। बॉडी में पार्ट में क्या हो जाएगा? ये आपका बॉडी पार्ट हो गया। बॉडी पार्ट में आप देखेंगे कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। द रिफॉर्म ऑफर सेवरल सिग्निफिकेंट एडवांटेज, देखें आप एडवांटेज। फर्स्ट, द कंसोलिडेशन enhance legal clarity, reduce administrative complexity through single registration, single license, and unified returns. Second है universal minimum wage provision and expanded social security coverage, including for the gig workers, platform workers, promote labor formalization. Third हमारा है greater flexibility in hiring and retrenchment, especially raising the threshold for layoff without state permission 100 to 300 workers is expected to encourage investment and boost employment generation. ठीक है, तो OSH code also standard safety norms permit women to work in night shift with safeguard strengthening workplace. ठीक है, OSH code क्या बोलता है कि हमारा women to work in shift with safeguard. ठीक है, however negative point पे ले लीजिए, however reform have drawn criticism as well. Worker group argued that the enhanced flexibility may dilute job security and weaken trade union bargaining power, particularly due to uh, due to stricter strike regulation. Provision for gig workers remain conceptually progressive but lack clarity on funding and implementation. ठीक है, moreover delayed rule making by several states has slowed full operationalization. ठीक है, in conclusion लिखेंगे आप, the labor code represent a crucial step towards balancing economic efficiency, labor welfare. Their success, however, will depend on effective implementation, protection of worker rights, and ensuring that flexibility does not come at the cost of social security. ठीक है, ये आपका इंडियन लेबर लॉ का जो हमारा रिफॉर्म था उस पर हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।